welcome back to my channel. Today I am going to share with you all a new question of BA Part 2 English Literature. Macbeth, that is written by William Shakespeare. From this play, I am going to share with you dramatic significance of the Porter scene. If you are taking the examination this year or upcoming years, this question will be there in your question paper. I am 100% sure because this question is in trending and it repeats all the time. So मैकबेथ ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्टर सीन ये भी रहता है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जैसे सुपर नेचुरल, बट मैं आज आप लोगों के साथ ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्टर सीन ही शेयर कर रही हूँ. अगर आप लोग आस्क करते हो तो मैं सुपर नेचुरल भी शेयर कर दूंगी और भी कुछ है, कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू. सो लेट्स बिगिन. और मैं इसे हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी कि आपको समझ में आए और आप इसे लिख भी सको वहाँ पे. इसके लिए मैंने ये पूरा नोट्स रखा है जिसे आप लिख भी सको अपनी कॉपी में, पहले रिवाइज कर सको और वहाँ पे क्वेश्चन जहाँ पे एग्ज़ाम में जब देने जाओगे आप वहाँ पे भी लिख सको. ओके. पॉइंट आउट द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्टर सीन. एंड यस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना बनता है. The scene which comes after the murder of Duncan is called the Porter scene. A drunken porter hears the unusually vigorous knocking at the south gate and fancies himself a porter of hill. जो सीन डंकन के मर्डर के बाद आता है उसे पोर्टर सीन कहते हैं. पोर्टर का मतलब द्वारपाल होता है और एक जो द्वारपाल है और जो गार्ड है वो सुनता है एक अनयूजली नॉकिंग को साउथ गेट के ऊपर. तो वो जो कैसल है, जो महल है, उसके गेट के ऊपर उसे सुनाई देता है और उसे ऐसा लगता है कि वो हेल का पोर्टर है, यानी नर्क का द्वारपाल है. और बहुत सारे वेलकमिंग वेरियस सिनर्स, बहुत सारे अपराधियों को वो अंदर बुला रहा है. और ही इज ओनली आप अवेक, ही ग्रम्बल्स टू हिमसेल्फ बाय प्रिपेयरिंग टू गेट अप एंड ओपन द गेट. और वो उठता है गेट को खोलने के लिए, उसे ऐसा लगता है कि वो उठ रहा है. एट ईच नॉक वो ही ट्राइज टू डिस्क्राइब व्हाट सॉर्ट ऑफ अ सिनर इज सीकिंग एडमिशन. हर नॉक पर उसे लगता है कि किस तरह का जो है अपराधी वो आ रहा है. द फर्स्ट नॉक ही थिंक्स इज बाय अ फार्मर हु हैंग्ड हिमसेल्फ बिकॉज ही वॉज डिसीव्ड इन हिज होप्स ऑफ अ प्लेंटीफुल हार्वेस्ट. पहले नॉक पर उसे लगता है कि ये एक फार्मर के द्वारा है जिसने खुद को फांसी पे लटका लिया, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसे एक प्लेंटीफुल हार्वेस्ट होगा, उसे बहुत सारा अनाज होगा, लेकिन उसे वो नहीं हुआ. द पोर्टर सेज जेस्टिंगली दैट द फार्मर विल हैव टू परस्पायर इन हेल. तो वो पोर्टर कहता है कि फार्मर को हेल में रहना है. द सेकेंड नॉक द पोर्टर बिलीव्स इज बाय अ डबल फेस्ड मैन, by a double-faced man, a traitor whose evidence might be used against both sides. एक इक्विवोकेटर के बारे में बात कर रहा है जिसने who was false to his king in order to be true to his God, जो कि इक्विवोकेट करता था बातों को. वो डबल फेस्ड मैन था, यानी एक धोखेबाज था, आप ऐसे समझ लो. Yet he could not go to heaven by practicing this deception. उसने सबके साथ तो धोखा कर लिया, लेकिन वो गॉड के साथ धोखा नहीं कर पाया कि गॉड उसे हेवन में एंट्री दे देते. वो हेल में ही रहा, यहाँ पे उसकी नहीं चली. द थर्ड नॉक इज सपोज टू बी बाय एन इंग्लिश टेलर हु हैज़ कम टू हेल्प फॉर स्टीलिंग क्लोथ आउट ऑफ अ फ्रेंच होज. और ये जो तीसरा नॉक है उसे ऐसा लगता है कि ये एक इंग्लिश टेलर के द्वारा दिया गया है. ये कौन इंग्लिश टेलर जो कि फैशन को कॉपी कर रहा है, फ्रेंच फैशन को, और कपड़े सिलवाने के लिए आते हैं उनका कुछ कपड़ा वो चोरी कर रहा है. देयर इज़ फायर इनफ टू हीट द स्मूदिंग आयरन ऑफ द टेलर. और हिल तो गर्म होता है, तो वहाँ पे वो जो टेलर है वो अपने कपड़े को आयरन भी कर सकता है, ऐसा भी सिचुएशन है. एज द प्लेस इज टू कोल्ड टू बी हेल, द पोर्टर विल नॉट कीप विजिल एट द गेट ऑफ हेल एनी मोर. लेकिन फिर पोर्टर को ऐसा लगता है कि ये तो हेल नहीं है, क्योंकि वो जो कमरा है और वो जो कैसल है वो काफ़ी ठंडा है, क्योंकि ये इंग्लैंड है. इंग्लैंड नहीं है, स्कॉटलैंड है, आई एम सॉरी. बट ही हैड अ माइंड टू एडमिट सम ऑफ एवरी ट्रेड who take the flowery pathway to hellfire.
नाउ दिस उसे ऐसा लगता है कि वो सारे लोग हैं जो लोग क्या फ्लोरी पाथवे लेते हैं, यानी अच्छे रास्ते को चुनते हैं, मतलब सुखदायक रास्ते को चुनते हैं, वो हिल जाते हैं। ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन अराइजेज इन द माइंड ऑफ रीडर्स एंड क्रिटिक्स दैट व्हाई द पोर्टर एपिसोड इज नेसेसरी। तो अब ये हमारा क्वेश्चन आया कि क्यों ये नेसेसरी है। द रीजन्स बिहाइंड इट आर: a certain pause is required after the intense last scene so that there is a leveling down which will allow a future escalation। तो एक पॉज रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि पिछले सीन में डंकन का मर्डर हुआ था, तो अब एक लेवलिंग डाउन होगा, उसके बाद फिर वेव्स बनेंगे, फिर लेवलिंग डाउन होगा, फिर हाई जाएगा। तो इसके लिए आप ऐसे समझ लो कि एक पॉज रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम हमेशा सस्पिशन में नहीं रहे, हम हमेशा सस्पेंस में नहीं रहे, कुछ टाइम हम थोड़ा नॉर्मल फील कर सकें। अ कॉमिक रिलीफ इज नीडेड फॉर द ऑडियंस टू रिलैक्स एंड एट द सेम टाइम टू इंक्रीज द ट्रेजिक इंटेंसिटी ऑफ द प्ले। ऑडियंस के लिए कॉमिक रिलीफ चाहिए। ओके। अ टेक्निकल ब्रेक इज इन ऑर्डर सो दैट मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ कुड एटलीस्ट चेंज देयर कॉस्ट्यूम्स। क्योंकि उन्होंने डंकर का मर्डर किया है, उनके ड्रेसेस पे ब्लड के स्टेन लगे हुए हैं, यानी खून के धब्बे लगे हैं, तो वो अपना ड्रेस बदल सके, इसके लिए एक टेक्निकल ब्रेक भी ज़रूरत था, जिसे विलियम शेक्सपियर ने काफ़ी खूबसूरती से दिया है। ओके। हाँ। A whole chapter of comment and criticism has been written around the Porter scene. Pope thought it unworthy of Shakespeare. It has been regarded by some critics, including Coleridge, as unauthentic. इस पर कमेंट और क्रिटिसिज्म चालू रहती है। और अलेक्जेंडर पोप जो थे, ये नियो क्लासिकल एक पोइट थे, या ऑगस्टन एज के एक पोइट थे, और इन्हें ऐसा लगता है कि विलियम शेक्सपियर ने इसे गलती से डाल दिया है। और इन कॉलरीज है, एस.टी. कॉलरीज, उन्हें भी लगता है कि ये अनरियल है। कॉलरीज ऐसा सोचते हैं कि कॉलरीज थिंक्स दैट इट इज़ फुल ऑफ लो जोक्स। ये कम सिग्निफिकेंट लो जोक्स हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इट्स लो बफूनरी इज अनसुटेबल टू द कैरेक्टर ऑफ द प्ले, बट इट इज़ थोरली शेक्सपियरियन इन कॉन्सेप्शन एंड एग्जीक्यूशन। पर लेकिन हम अगर देखें तो ये कम्प्लीटली शेक्सपियरियन है, इसके कॉन्सेप्शन में भी, इसके कॉन्सेप्ट्स भी कम्प्लीटली शेक्सपियरियन है, और इसका एग्जीक्यूशन, जो प्लान है, जो एग्जीक्यूट किया जाता है, जो पोर्टर सीन है, जो जैसे वर्क करता है, ये भी काफ़ी शेक्सपियरियन है। इट इज़ रॉन्ग, यहाँ पे रॉन्ग था, थोड़ा कट गया है, क्योंकि हाँ, इट इज़ रॉन्ग टू थिंक ऑफ इट एज स्प्यूरियस एंड अनशेक्सपियरियन। द सीन इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द प्ले। ये सीन जो है एक अच्छा पार्ट है प्ले का, मतलब एक ज़रूरी पार्ट है प्ले का, एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट पार्ट है प्ले का। विदाउट दिस सीन, वो क्यों है ये हम देखते हैं। विदाउट दिस सीन, मैकबेथ की जो ड्रेस थी, मैकबेथ्स ड्रेस कांट बी शिफ्टेड नॉर हिज हैंड्स वॉश। अगेन द सीन प्रोवाइड्स ड्रामेटिक रिलीफ। ये हमें एक ड्रामेटिक रिलीफ देता है। इट इज़ अ सेमी कॉमिकल सीन, ये एक सेमी कॉमिकल सीन है। इट रिलीव्स द टेंशन ऑफ द मर्डर सीन। ये टेंशन मर्डर सीन, डंकन के मर्डर सीन का जो टेंशन है उसे रिलीव करता है, उसे भुलाता है। शेक्सपियर फॉलोज दिस प्रैक्टिस इन सेवरल ऑफ हिज ट्रेजेडीज। शेक्सपियर इस प्रैक्टिस को अपने कई सारे ट्रेजेडीज में फॉलो करता है। It provides an effective contrast with the preceding scene. Its broad drollery, comic touches serves as a proper foil to the horrors of the murder scene. ये मर्डर सीन के टेंशन को कम करता है, ये लिखा गया है। इफेक्टिव कॉन्ट्रास्ट देता है प्रीसीडिंग सीन के साथ, मतलब पिछले वाले सीन के साथ। Now, as D. Quincy has suggested in his, ये डी क्विंसी कोई एक राइटर थे, और इन्होंने अपने ऑन द नॉकिंग एट द गेट, द साउंड ऑफ नॉकिंग हर्ड बाय द पोर्टर इज अ सिंबलिक एक्शन। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो नॉकिंग का साउंड है, ये जो पोर्टर ने सुना है, ये एक एक्शन है, सिंबॉलिक एक्शन है। इट सजेस्ट दैट द री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्मल लाइफ आफ्टर द
टेंशन ऑफ द मर्डर सीन। ये डंकन के मर्डर सीन के बाद लाइफ का री एस्टेब्लिशमेंट है। द नॉकिंग एट द गेट मेक्स नोन ऑडिबली दैट द रिएक्शन हैज कमेंस्ड एंड द पल्सेस ऑफ लाइफ आर बिगिनिंग टू बीट अगेन। The knocking at the gate makes known audibly that the reaction has commenced and the pulses of life are beginning to beat again। ये जो नॉकिंग है ये हमारी री एस्टेब्लिशमेंट को लाता है और ये लेवलिंग डाउन को सजेस्ट करता है जो कि फ्यूचर एक्सेलरेशन को बढ़ाएगा। यही बात यहाँ पर बताई गई है। द पोर्टर स्पीच इज ड्रामेटिकली रिलेवेंट। पोर्टर की जो स्पीच है वो रेलिवेंट है। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ पावरफुल पीस ऑफ आयरनी। आयरनी होता है जो इनडायरेक्टली सजेस्ट करता है। मैकबेथ्स कासल आफ्टर द मर्डर ऑफ डंकन इज रियली टर्न्ड इनटू हेल एंड सो द पोर्टर देयर इज रियली पोर्टर ऑफ हेलगेट। क्यों? क्योंकि उसने मर्डर किया है डंकन का तो अब वो हेल है। किंग का मर्डर किया है तो अब वो हेल ही है उसका कासल। There is the There is the philosophical significance of Porter's scene. Macbeth was greedy and wanted more than what he deserved, like the farmer. Macbeth was vague with his words, like the equivocator. Lady Macbeth in earlier episode urged Macbeth to equivocate things. She advised Macbeth to look like an innocent flower but be a serpent under it. हम इसे कोट डाउन करेंगे क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्पीच है लेडी मैकबेथ का। She advised her husband that you have to look like an innocent flower but be a serpent under it। आपको दिखना तो एक फ्लावर है बट होना इसके अंदर एक सर्पेंट, एक सांप है। उसके अलावा ये मैकबेथ वॉज ग्रीडी, वो क्या बोलते हैं, कंजूस नहीं, वो ग्रीडी था यानी लालची था। एंड वांटेड मोर देन व्हाट ही डिजर्व, उसने जो डिजर्व किया था वो एक नोबल था, एक लॉर्ड्स था, लेकिन वो चाहा कि वो किंग बन जाए तो उसने खुद की औकात से ज़्यादा अपनी चाहत रख ली। ओके, he was vague with his words like the equivocator। Now Macbeth steals the crown and the peace of mind like the English tailor। He steals the crown, उसने जो किंग का क्राउन उसने चोरी किया है किंग को मारकर, और इसने स्कॉटलैंड के आम जनता का भी पीस को ख़त्म किया है। Okay, through the examples of different sinners, the porter is actually talking about the sins and faith of Macbeth। ये जो एग्जाम्पल्स हैं अपराधियों की, इसमें पोर्टर एक्चुअली वो बात कर रहा है सिंस और फेथ ऑफ मैकबेथ। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोफेसी वी थिंक ओनली अबाउट द थ्री वियर सिस्टर्स। जब हम प्रोफेसी की बात करते हैं तब हम सिर्फ इन तीन विचेस की बात करते हैं। बट हेयर वी फाइंड द हम्बल पोर्टर मेकिंग अ फार मोर पोर्टेंट प्रोफेसी अबाउट द faith of Macbeth, that he is now walking on the primrose path of life only to reach everlasting bonfire। लेकिन हम यहाँ पर पाते हैं कि एक पोर्टर, एक द्वारपाल जिसका कोई एविल इंटेंशन नहीं है, जो बहुत दूर है, वो एक प्रोफेसी बता रहा है, एक फ्यूचर जो भविष्यवाणी बता रहा है मैकबेथ के बारे में, डेट ही इज़ नाउ प्रिमरोस, वो अब सुखदायक रास्ते पर चल रहा है, ओनली टू रीच एवरलास्टिंग बोनफायर, अपने हेल को जाने के लिए। नाउ पोप कॉलरिज क्लार्क एंड राइट हैव क्वेश्चन वेदर दिस पोर्टर सीन इज फ्रॉम शेक्सपियर्स पेन। पोप कॉलरिज और क्लार्क ये सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया है, ये क्रिटिसाइज किया है कि ये पोर्टर सीन है या नहीं शेक्सपियर्स के द्वारा लिखा हुआ। कॉलरिज थिंक्स दैट शेक्सपियर डिड नॉट राइट दिस सीन। कॉलरिज के हिसाब से इट हैज़ नॉट बीन रिटन बाय शेक्सपियर, ही डोज्ड ऑफ टू स्लीप एंड एन इन्फीरियर राइटर रोट दिस सीन। वो सो गया था एंड बट देन शेक्सपियर वॉज अवेकेंड एंड ही स्नैच्ड द पेन फ्रॉम द कोलैबोरेटर्स हैंड। मतलब शेक्सपियर सो गया था और कोई दूसरे राइटर ने ये सीन लिख दिया, उसके बाद शेक्सपियर उठा, उसने छीन लिया उससे पेन और उसने ये वर्ड कंपोज किए हैं, टू कंपोज द वर्ड्स दैट गो द प्रिमरस वे टू द एवर लास्टिंग बोनफायर। उसने ये वर्ड्स को
शेक्सपियर ने लिखा। राले राइटली डिस्क्राइब दिस एज द वेरी ecstasy of the romantic criticism of Shakespeare. A careful reading of the scene shows the unmistakable use of Shakespearean style. एक जो केयरफुल रीडिंग होती है वो हमें समझाती है कि it is truly Shakespearean. Some of the phrases have an unmistakable Shakespearean ring. The phrases devil porter if no further and go the primrose way have a boldness which is truly Shakespearean. सो यहाँ पे हमने ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस को, पोर्टर सीन के ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लिया है और इसमें ये प्रूफ करने की कोशिश की गई है कि इसकी ज़रूरत थी प्ले में, इसके बिना ये प्ले अधूरा रहता और इसे हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। अगर आपको ये पोर्टर सीन मैंने बताया है आपको और आप इसे अपने कॉपी में लिख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं और अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ और जानना है पोर्टर सीन के बारे में तो यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा मोनामी मुखर्जी और निबल पॉप और इसमें निबल पॉप और उसमें आप पोर्टर सीन की सिग्निफिकेंस को देख सकते हैं। मैम ने इस एपिसोड को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है और आपको ज़्यादा अच्छे से उसमें भी समझ में आएगा। वैसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप बने रहिए हमारे साथ।